तो आज की कहानी में हम लोग पढ़ाने वाले हैं LDS यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर। सर क्या ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आप लोग कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें। केमिकल बॉन्डिंग की आई थिंक ये तीसरी चौथी क्लास है, तो आप प्रॉपर तरीके से कंटेंट को सीखने की कोशिश करें भाई सभी। मतलब टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात यहाँ पर कहूँगा, या तो जाने दो, ठीक है ना, या फिर चीज़ों को इस तरीके से कवर कर लो कि उसके बेसिस पर आप आगे जी सको, ठीक है। जो मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि प्रॉपर तरीके से रूट वाइज चीज़ों को जो है कवर कर लीजिए, ठीक है। और स्टूडेंट्स लाइफ में ना एक दो चीज़ें थोड़ी सी नुकसानदायक होती हैं, जैसे एक फ़ोन भी बना है ना। जैसे हमारे लेवल पे तो चलो अच्छा फ़ोन होगा तो उसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होंगे, लेकिन आपके लिए अभी जो फ़ोन है वो थोड़ा ख़तरनाक स्पीसीज़ है। मतलब अगर आप मोर देन 3 और 4 आवर उसको यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिक्कत होने वाली है। चलिए तो कहानी शुरू की जाए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। मतलब देखो, जो थियोरीज थी या मैं बोलूँ बॉन्डिंग की जो थ्योरी है, उनमें पहली थ्योरी जो हमारे पास आती है उसका नाम क्या है? लेविस डॉट स्ट्रक्चर। एक्चुअल में नाम ही थ्योरी है। थ्योरी और थ्योरम में क्या अंतर है? जैसे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, जो आपने पढ़ी, जो मैंने पढ़ी, वही आप पढ़ रहे हो। यानी कि एक ऐसी कंफर्मेशन जिसको फर्दर चेंज ना किया जा सके, यूनिवर्सल प्रूव्ड, या मैं बोलूँ उसमें कोई इम्प्लीमेशन ना हो। और जबकि थ्योरी का मतलब ही यही है कि कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो और लिमिटेशन के बाद फिर उसको ओवरकम करके एक नई थ्योरी आ जाए, ठीक है। तो ऐसा मानकर चलेंगे हम लोग कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर एक अच्छी थ्योरी है, लेकिन इसके बेसिस पर काफ़ी सारे सवाल नहीं भी निकलते। तो उसके लिए फिर हम लोग फर्दर VBT पढ़ते हैं और एट द लास्ट जाके हम लोग मॉथ यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ते हैं, राइट। चलिए तो मैं शुरू कर रहा हूँ लेविस डॉट स्ट्रक्चर को। बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। सबसे पहली बात कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आपको क्या पढ़ना चाहिए, इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी। यहाँ लिखा हुआ मैंने, इट रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑफ द वेरियस एटम इन द मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि बेसिकली जो ये थियरी है, इट इज वैलिड ओनली फॉर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? कर्नल्स वाले रिलेशन में, या मैं बोलूँ इंटरनल जो सेल्स होती हैं उनके इलेक्ट्रॉन का इनसे कोई लेना देना नहीं है। केवल और केवल बॉन्डिंग के लिए हमें बताना पड़ेगा किसको? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स को, राइट। दूसरे नंबर पर इन्होंने बोला है LDS डजंट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द जियोमेट्री एंड शेप। यानी कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर से आप कोई ज्योमेट्री या शेप की प्रेडिक्शन मत करना। ज्योमेट्री शेप की जो कहानी है वो VSEPR थ्योरी ने समझाई। क्या मेरी बात समझ में आई? चलिए, इसके बाद तीसरा, ये जो थ्योरी है या जो रूल है, दिस इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट। किस पर बेस्ड है? ऑक्टेट। अब ऑक्टेट पर बेस्ड है, LDS का मतलब ऑक्टेट नहीं है, दोनों में अंतर है। कुछ बच्चे क्या समझ लेते हैं? कुछ बच्चे समझ लेते हैं कि ऑक्टेट रूल का वायलेशन है। ना ना ना, ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है का मतलब ये नहीं है कि ये थियरी का नाम ही ऑक्टेट है। क्लियर है मेरी बात? ऑक्टेट क्या होता है सर? ऑक्टेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट कोई भी एटम तब स्टेबल माना गया है जब अंतिम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाए? 8। लेकिन जैसे कि एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने पाए जाएंगे बेटा? 2। लेकिन फिर भी इसको स्टेबल माना जाएगा, तो इसको बोलते हैं डुप्लेट रूल। एक ऑक्टेट रूल और एक डुप्लेट रूल, ठीक है। तो कहानी बड़ी सिंपल सी यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि जो बॉन्ड बनते हैं उनमें एक बड़ा फैक्टर कौन है? ऑक्टेट ही है। बॉन्ड जब बनेंगे तो स्टेबिलिटी कब आएगी? जब ऑक्टेट पूरा होगा, राइट, या डुप्लेट पूरा होगा अगर हाइड्रोजन का केस है। चलिए, कुछ स्टेप्स हैं इस थ्योरी के अंदर, वो बहुत ध्यान से हम लोग सीखें। सबसे पहली बात, यहाँ पर एक तो सेंट्रल एटम होता है और एक सराउंडिंग एटम होता है, सभी को पता होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं H2O, अब सभी बच्चों को ये बात ज्ञान, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ये पता होगा कि यहाँ जो ऑक्सीजन है वो सेंट्रल एटम है और सराउंडिंग एटम कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? चलिए जरा देखें। जनरली ऐसा पाया गया है कि सेंट्रल एटम जो होंगे
वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं? लेस। सर यहाँ तो ये तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आप कह रहे हो लेस होना चाहिए। अगली लाइन पढ़िए, लेस इन नंबर, ये एक डोमिनेटिंग फैक्टर है। लेस इन नंबर यानी कि इनका जो नंबर है वो क्या होना चाहिए बेटा जी? कम होना चाहिए। आप देखिए जरा, यहाँ एक ऑक्सीजन है जबकि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है। तो मुझे सेंट्रल एटम किसको मानकर चलना पड़ेगा? ऑक्सीजन को मारकर चलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर मैंने बोला हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए। हाई कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है ये ऊपर पहले वाली बात को ही जो है डिपिक्ट कर रहा है कि इसके साथ जुड़े हुए बॉन्ड क्या हों? ज्यादा हों। तो एक ऑक्सीजन के साथ कितने बॉन्ड जुड़े हुए हैं डायरेक्टली? 2। जबकि हाइड्रोजन के साथ डायरेक्टली कितना बॉन्ड जुड़ा हुआ है? 1। इससे पता लगता है कि यहाँ पर जो सेंट्रल एटम हो वो कौन होगा बेटा जी? ऑक्सीजन होगा। चलिए, अब यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात लिख रखी है, बस इसको हजम कर लेना प्यारे बच्चों। ऐसा किताब कहती है हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे, लेकिन एक केस है या कुछ केसेस हैं जहां पर हाइड्रोजन को सेंट्रल एटम की तरह कंसीडर कर लिया जाता है, और वो केसेस हैं जहां पर बनाना बॉन्ड बनता है। क्योंकि अब ये आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, जब आपको एस ब्लॉक पढ़ाएंगे, पी ब्लॉक पढ़ाएंगे, या केमिकल बॉन्डिंग में ये बनाना बॉन्ड पर्टिकुलर टॉपिक आता है वो पढ़ाएंगे, तो चीज़ें आपके लिए और अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। आपको एक स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, अभी के लिए सीख लीजिए। एक हमारे पास स्ट्रक्चर है, नाम है इसका B2H6, सुना होगा, डाइबोरेन इसको बोलते हैं। इसके अंदर यहाँ बोरोन होता है, ये हाइड्रोजन होता है, और फिर एक बोरोन हो जाता है, फिर एक यहाँ पर हाइड्रोजन होता है और ये बोरोन है, और यहाँ 2-2 हाइड्रोजन हमारे पास होते हैं। क्लियर? अब आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा है? सर हमने ये ऑब्जर्व किया है अगर ये बॉन्ड है तो ये बनाना बॉन्ड सा नजर आ रहा, नहीं आ रहा? हाँ या ना? यहाँ देखेंगे तो इस बॉन्ड के अंदर सेंटर कितने हैं? आप कहेंगे सर 1 2 3 सेंटर, और जबकि डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है बेटा? 2। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। या मैं बोलूँ लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का। अब ये बात समझ में आ गई है कि हाइड्रोजन जो है सेंट्रल एटम हो सकता है, लेकिन किस केस के अंदर? वो तभी जब ये बनाना बॉन्ड के फॉर्मेशन में होगा। चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, नॉर्मली मुझे बताइए, ये कुछ कंपाउंड्स मैंने दे रखे हैं, इनमें सेंट्रल एटम कौन सा होगा? तो आप कहेंगे सर H2SO4 में जो सेंट्रल एटम है दैट इज सल्फर, HNO3 में जो सेंट्रल एटम है दैट इज नाइट्रोजन, फॉर CO2 कार्बन, SO2 सल्फर, एंड इट इज फॉस्फोरस इन द केस ऑफ PCl3। क्लियर? क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को सेंट्रल एटम पहचानना आ गया है? तो आप कहेंगे सर यस सर, बिल्कुल क्लियर है। देयर मे बी मोर देन 1 सेंट्रल एटम इन ए मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक ही सेंट्रल एटम हो सकता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसे मॉलिक्यूल काफ़ी हैं। या मैं बोलूं ऑक्सो एसिड मैक्सिमम आपको सल्फर फॉस्फोरस के ऐसे मिलेंगे जो कि 2 या 2 से अधिक सेंट्रल एटम को रख सकते हैं एक साथ, राइट? तो उस केस के अंदर हम लोग देखें, जैसे यहाँ पर 2 सेंट्रल एटम नजर आ रहे हैं मुझे, यहाँ पर भी मुझे 2 सेंट्रल एटम नजर आ रहे हैं, यहाँ पर भी मुझे 2 सेंट्रल एटम नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर भी मुझे 4 सेंट्रल एटम नजर आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्या मेरी बात हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि मैं अपने दिमाग में मिथ पाल लूं कि एक ही सेंट्रल एटम होगा बाकी सभी सराउंडिंग होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल एटम ज्यादा और सराउंडिंग एटम कम हो जाए। आप कहेंगे तो एक स्पीसीज आपको ऐसी भी दिखा देंगे, राइट? तो ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए एक बार, चलिए जी मूव करते हैं इसके आगे। होप ये आप सभी ने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर रूल नंबर 2 मेरे पास कहता है कि जो सेंट्रल एटम है, कौन सा एटम? सर जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्टेट को फॉलो करेगा, यानी कि उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहां मोर देन 8 भी हो सकते हैं। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ध्यान से सुनिए। सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्पीसीज स्टेबल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपका सेंट्रल एटम सेकंड पीरियड के बाद, या मैं बोलूं थर्ड पीरियड ऑनवर्ड, जैसे सेकंड पीरियड में मेरे पास फ्लोरीन आता है तो उसके नीचे कौन है बेटा जी? क्लोरीन। तो क्लोरीन जैसा अगर कोई एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम है, तो इट कैन एक्सटेंड देयर कोवलेंसी, या मैं कहूं
उनके पास 8 से ज्यादा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसके साथ ये स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चलिए सर, आप कह रहे हैं तो मान लेते हैं। तो मैंने लिख रखा है भाई, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड जितने भी एलिमेंटेशन हैं वो सभी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल हो सकते हैं। चलिए, सराउंडिंग एटम में हाइड्रोजन को छोड़कर अगर कोई है तो उसको 8 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे, और अगर हाइड्रोजन है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। सेंट्रल एटम इज स्टेबल इन देयर मैक्सिमम कोवैलेंसी। ये बात पुरानी है प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही आपको ऊपर बोल दिया है कि 8 से ज्यादा में वो रह सकता है, 8 से ज्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में भी क्या हो सकता है? स्टेबिलिटी मिल सकती है, राइट। सी, जैसे इनटू द केस ऑफ सल्फर, बेटा सल्फर क्योंकि 16th ग्रुप एलिमेंट है तो इसको केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यस और नो। लेकिन ये 2 बॉन्ड भी बना लेता है, लेकिन ये 4 बॉन्ड भी बना लेता है, लेकिन ये 6 बॉन्ड भी बना लेता है। अब मुझे बताइए, अकॉर्डिंग टू एलडीएस सबसे ज्यादा स्टेबल सल्फर कब होगा? जब ये अपनी मैक्सिमम कोवैलेंसी में होगा, लाइक SF6 गैसियस इंसुलेटर की तरह काम करता है। SF6 12th क्लास में पढ़ाएंगे। जैसे क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन 1 बॉन्ड भी बना लेता है, 3 बॉन्ड भी बना लेता है, 5 बॉन्ड भी बना लेता है और 7 बॉन्ड भी बना लेता है। मुझे बताइए, इन सभी परम्यूटेशन में मैक्सिमम स्टेबिलिटी कब होगी? जब ये 7 बॉन्ड बना रहा होगा। सेम केस ऑक्सीजन, आपने देखा होगा 1 बॉन्ड भी बना लेता है और 2 भी बना लेता है, तो आप क्या कहेंगे सर? 2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। सेम केस नाइट्रोजन, 3 बॉन्ड तो नॉर्मल है, और आप जानते हो एक्सटेंडेड कोवैलेंसी में इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, तो इसका मतलब ये चाहता है कि मैं चौथे बॉन्ड में ज्यादा स्टेबल रहूं। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स बताएं भाई, क्या ये डेटा क्लियर है? आज मैं आप लोगों की आंखें खोलने वाला हूं। आप लोगों ने कितना भी एलडीएस पढ़ा है, कहीं से भी कुछ भी पढ़ा है, लेकिन उससे आपको थोड़ा अच्छा ही कंटेंट मिलेगा, ठीक है? इसलिए बहुत ध्यान से देखिए भाई सभी। ये डेटा समझ में आ गया? सर रूल तो बड़े बेसिक है, इवन नहीं भी पढ़ाते तो भी समझ में आते। देखिए 4th रूल, इफ देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, अगर पूरे कंपाउंड के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो मैं कहूंगा पुट इट ऑन सेंट्रल एटम। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कहां रखना पड़ेगा इसको? सेंट्रल एटम के ऊपर। जैसे आपने सुना होगा NH4 पॉजिटिव, इसका मतलब ये हो गया सर, ऐसे लिखना क्या गलत होगा? कहां लिखूं? ऐसे समझो, क्या ऐसे लिखना गलत होगा? NH4 पॉजिटिव, तो मेरा आंसर होगा गलत होगा। तरीके से लिखने के लिए आपको नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव लगाना चाहिए, क्लियर? ऐसे ही H3O पॉजिटिव, इफ देयर इज ए नेगेटिव चार्ज तो पुट इट ऑन द सराउंडिंग एटम, और सराउंडिंग एटम लाइक NO2 माइनस, जैसे CO3 2 माइनस। क्या हमारी क्लास के सभी बच्चों को ये डेटा क्लियर है? प्यारे बच्चों एक बार फिर से देख लीजिए, मैंने आपको बताया एलडीएस थ्योरी के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं? एलडीएस थ्योरी के अंदर हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ओवर द मॉलिक्यूल, राइट? फिर मैंने बोला एलडीएस डजंट गिव द एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द ज्योमेट्री एंड द शेप। पता लगे कल को कोई ऐसा लीनियर सा कंपाउंड बन गया और तुम कहो जी एलडीएस ने बता दिया लीनियर है, तो गलत। एलडीएस के जमाने में एलडीएस की थ्योरी से ज्योमेट्री और शेप का कोई लेना देना अभी नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है, तो प्राइमरी कंडीशंस हैं। रूल की अगर बात करूं तो सेंट्रल एटम पहचानना है तो सबसे पहला आइडिया ये है, जो सबसे कम नंबर में है ना उसको सेंट्रल एटम मानो। अगर नंबर भी बराबर आ जाए तो उस केस में आप देखें जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी तरफ मूव कर जाए। सर वो भी अगर बराबर आ जाए तो देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर किसका ज्यादा है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगा उसको सेंट्रल एटम मान लिया जाए। चलिए आगे मूव करते हैं। जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होंगे। फ्लोरीन का रीजन तो एक्सप्लोजिव ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जबकि हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है सर, ठीक है ना, डुप्लेट फॉर्मेशन करता है, सराउंडिंग एटम में रहना पसंद करता है। लेकिन प्यारे बच्चों एक्सेप्ट इन सम केसेस वेयर वी हैव द बनाना बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन, हेयर हाइड्रोजन कैन एक्ट एज ए सेंट्रल एटम। हाइड्रोजन सेंट्रल एटम की तरह बिहेव कर सकता है। तो ये बेसिक सी बातें मैंने आप लोगों को बताई कि जरूरी नहीं है एक ही सेंट्रल एटम हो, मोर देन 1 सेंट्रल एटम भी देखे गए हैं। फिर मैंने बताया क्या क्या सेंट्रल एटम की कंडीशंस हैं, कैसे हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को देखते हैं। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द एलडीएस थियरी। अभी तक कुछ नहीं था, अब जो पढ़ाऊंगा दिस इज एलडीएस, राइट? इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। ये तो सभी रूपरेखाएं बनाई जा रही हैं
कि चीजें इजीली समझ में आ जाए। अब ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्यू निकालना है। सर ये क्यू क्या है? क्यू का मतलब है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन द मॉलिक्यूल। अब जैसे मैं लिख देता हूं, इट इज इक्वल टू टोटल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम, और इसमें प्लस कर देंगे क्या? जो भी माइनस चार्ज होगा, और माइनस कर देंगे क्या? जो भी प्लस चार्ज होगा। ये अपनी पुरानी बातें हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और जो भी क्यू निकल के आएगा ना, जो भी क्यू निकल के आएगा, मैं मान लेता हूँ क्यू आ गया 10, तो यहां से ही बॉन्ड पेयर बनाएंगे और यहां से ही क्या बनाएंगे? लॉन पेयर बनाएंगे। चलिए जी देख लेते हैं कैसे बनाते हैं लॉन पेयर या कैसे बनाते हैं बॉन्ड पेयर। आओ बच्चों बहुत ध्यान से देखिए। देखिए मैं बहुत आराम से चीज़ों को आपको सिखा दूंगा, बस एक ही कंडीशन है कि आप इफेक्टिव तरीके से क्लास के अंदर बैठे हो। ये सवाल है, सवाल CO2 है, और आपसे पूछा इसका LDS बताइए, तो आपको क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों? आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि यहाँ क्यू निकाले हैं। क्यू कैसे निकलेगा? क्यू बराबर होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन ईच एटम। बेटा कार्बन कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? कार्बन बिलोंग करता है 14th ग्रुप से। इसका मतलब यहां मैं कर दूंगा इसको 4, बोलो। Since carbon belongs to the 14th group, that's why the number of valence electron of carbon is 4. And what about the oxygen? Sir, it belongs to 16th group. इसीलिए यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जरा बताओ? 16 इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। अब सीधी सी बात समझो सर की, सुन लो जल्दी देखो। बेटा मैंने ना यहाँ एक कार्बन लिखना है। अब कुछ गधे बच्चे होंगे, क्या करेंगे? वो लिखेंगे यहाँ कार्बन, यहाँ लिखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ लिखेंगे एक्सन को, है ना, ये लिख देंगे, बोलेंगे बना लो LDS। तो इस तरह की फॉर्मेशन नहीं करनी आपको, सराउंडिंग एटम को सराउंडिंग में ही रखना है। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब ये हो गया कि मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए कार्बन, यहाँ लिखना चाहिए ऑक्सीजन, और यहाँ लिखना चाहिए ऑक्सीजन। ये लिखते ही पहला काम क्या करो? एक एक बॉन्ड बना दिया करो। सबसे पहला काम एक एक बॉन्ड बनाने का मतलब है आपने 16 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे और 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को यूज या कंज्यूम कर लिया है। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 12 इलेक्ट्रॉन। और 12 इलेक्ट्रॉन को भरने का तरीका सुन लो सर। आप मुझे बताइए, अब ऑक्टेट पूरा करना पड़ेगा सराउंडिंग एटम का, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, ये 4, ये 6 और ये 2 8, पूरे हो गए। यहाँ आ जाओ, 1 2 3 4 5 6। अब आपके पास तो 12 के 12 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए, या मैं बोलूँ 16 के 16 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए। क्या आपका सराउंडिंग एटम स्टेबल है? आप कहोगे स्टेबल है, देखो ऑक्टेट पूरा कर रहा है। क्या आपका सराउंडिंग एटम स्टेबल है? आप कहोगे स्टेबल है। मेरा कहना ये है आपसे कि आपका सेंट्रल एटम स्टेबल है, तो आप कहोगे सर देयर इज ओनली 4 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब ये होगा कि सराउंडिंग एटम बोलेगा ले भाई हमारे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ले ले और तू खुश हो जा। ऐसा करने से इधर फॉर्मेशन आएगी तो भी 6 होंगे, तो ये कहेगा चल भाई 2 हम दे देते हैं। ऐसा करने से कार्बन डबली बॉन्ड ऑक्सीजन, डबली बॉन्ड ऑक्सीजन, बोलो हाँ या ना। तो मुझे बताइए क्या यहाँ 2-2 लॉन पेयर इन दोनों के पास हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इस टाइप की फॉर्मेशन हमारी क्लास के सभी बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए भाई। बताइए क्या डेटा समझ में आ गया? क्या LDS थ्योरी का मीन समझ में आ गया? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पूरे मॉलिक्यूल के ओवर मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी फंक्शनिंग का नाम LDS है। और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले मैंने? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मैंने Q का मदद लिया, Q की फॉर्मेशन लिखी। जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया? देखो 6 क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन, और कितने ऑक्सीजन है बेटा आदित्य? 2 ऑक्सीजन है। इसका मतलब मैंने कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। आ जाओ इधर आ जाओ भाई सभी। अब इधर आ जाइए, बस 2 एग्जाम्पल कराने हैं और चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी, इसलिए ध्यान से देखिए, इसलिए ध्यान से देखिए भाई सभी बच्चे। सवाल आ चुका है आप लोगों के सामने CO3 2 माइनस। इधर आइए सभी, मुझे बताइए Q कैसे निकलेगा? सर Q निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है। कार्बन है सर 14th ग्रुप, बोले तो 4, हाँ या ना। और यहाँ पर 6 × 3 करना पड़ जाएगा,
प्लस कितना करना पड़ जाएगा 2, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, ऐसा पढ़ाया था। डेटा कितना आ गया बताइए जरा, क्या 24 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इनको बॉन्ड पेयर या फिर लॉन पेयर में हम लोगों को बताना होता है। आप बताइए, समझदार बच्चे के लिए बात अच्छी लगेगी कि सर ऐसे लिख दो एक कार्बन, ऐसे लिख दो एक ऑक्सीजन, ऐसे लिख दो एक ऑक्सीजन और ऐसे लिख दो एक ऑक्सीजन, बोलो हाँ या ना। और सबसे पहला काम क्या होता है सर, सबसे पहला काम एक एक इलेक्ट्रॉन या मैं बोलूं एक एक बॉन्ड बना लेना। मुझे बताइए कितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो गए आपके, आप बोलेंगे सर 2 ये 2 ये 2 ये, तो 6। इसका मतलब ये हो गया बचा हुआ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 18। क्या बात समझ में आई क्या? और 18 इलेक्ट्रॉन से सबसे पहले सराउंडिंग को स्टेबल करते हैं, तो आप कहेंगे सर यहाँ 6 लगा दो भाई, 6 ये और 2 ये तो हो गया ना 8। ये वाली फॉर्मेशन लगाएंगे तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 6 और 4। ये वाली फॉर्मेशन लगाएंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, इस तरीके से डेटा आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। तो बड़ा ही सिंपल है। अब ध्यान से सुनेंगे सभी, ध्यान से सुनेंगे सभी और सीखने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों मुझे बताओ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे सर 2 4 और ये 6, हाँ या ना भाई, यही डेटा तो है। तो अब ये तो स्टेबल नहीं है, तो स्टेबल होने के लिए एक ऑक्सीजन क्या काम करेगा, अपने आप को शेयर करा लेगा। और जब ऐसी फॉर्मेशन कन्वर्ट होगी तो ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो, बोलो हाँ या ना। क्या ये डेटा समझ में आया भाई सभी बच्चों को? अब सर एक बात समझ में नहीं आ रही आपकी, क्या ये नेगेटिव चार्ज को कहाँ लिखें, इस नेगेटिव चार्ज को हम लोग कहाँ लिखें? तो देखिए जरा ध्यान से सुनिए भाई, सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनेंगे, अदरवाइज ये टॉपिक दिमाग से बिखर जाएगा। इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट पार्ट बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा, इसको मैं बोल रहा हूँ सेकंड, इसको मैं बोल रहा हूँ थर्ड एटम और इनको मैं बोल रहा हूँ फोर्थ एटम, ठीक है। मैं फॉर्मल चार्ज निकालना सिखा रहा हूँ, ऑल्दो मेरे पास तो अल्टीमेट ट्रिक है कि फॉर्मल चार्ज निकालने की कभी आवश्यकता ही ना पड़े, लेकिन फिर भी मैं आपको फॉर्मल चार्ज सिखा रहा हूँ। सुन लो भाई, हाउ कैन यू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, सुन लो सभी बच्चे। फॉर्मल चार्ज निकालने का तरीका है, जिस एटम पर निकाल रहे हो उसके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन को माइनस करो नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद रहे इलेक्ट्रॉन नॉट लॉन पेयर, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एक लॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। क्या बात समझ में आई? अगर मैं यहां पर निकालूं एटम नंबर 1 का फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट अगर मैं निकालूं प्यारे बच्चों, तो मुझे बताइए ऑक्सीजन के अंदर वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं क्या, और इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, माइनस व्हाट अबाउट द बॉन्ड पेयर, सर एक ही बॉन्ड बना रहा है और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं आकाश, तो 2/2, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो पिक्चर कितनी आ जाएगी 1। तो प्यारे बच्चों ऐसा करने से ये वैल्यू कट जाती है और फॉर्मल चार्ज कितना आ जाता है -1, बोलो हाँ या ना। तो सर यहाँ से मुझे पता लग गया इस पर चार्ज कितना है -1, जब इस पर है तो बेटा फोर्थ पर भी निकाल ही सकते हो। जरा देखें सेकंड का फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकंड, जरा देखें प्यारे बच्चों, तो फॉर्मल चार्ज ऑफ सेकंड देखने के लिए कार्बन है और कार्बन के केस में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन तो 4 होने चाहिए माइनस, क्या इस पे कोई लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे नहीं है सर। जरा देखें बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर देखेंगे 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 8, तो 8 बाय क्या लिखना चाहिए 2, ऐसा करने से पिक्चर 4 4 - 4 0, इसका मतलब कार्बन पर कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सेम केस ऑक्सीजन पर भी निकालोगे नहीं है। अब कौन निकालता रहेगा ये सब, ठीक है। अब सीधी सीधी सर की बात सुनो, इधर आ जाओ भाई, ये सब बातें सुनो, काम की बात सुनो। प्यारे बच्चों नाइट्रोजन टेक्निकली कितने बॉन्ड बनाता है? आपका आंसर होगा सर नाइट्रोजन बॉन्ड बना लेता 3। जो नॉर्मल स्टेट में बॉन्ड बनाता है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी उस समय 0, या फॉर्मल चार्ज कितना होगा उस समय 0। लेकिन अगर ये अपनी औकात से ज़्यादा बॉन्ड बनाता है तो इस केस में इस नाइट्रोजन पर कितना चार्ज लगा दो प्लस, और अपनी औकात से कम में आ जाएगा तो -1। क्लियर है? अगर बात करूं ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाता है औकात में 2, और अगर औकात से ज़्यादा में तो आप कहोगे सर प्लस, औकात से कम में तो सर माइनस, बोलो हाँ या ना। अरे डेटा क्लियर है?
ऐसे ही मैं कार्बन पे आ जाता हूं। सर कार्बन के 4 बॉन्ड बनते हैं, उस समय ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, 0। और अगर यही भाई साहब 3 बनाने लगे तो -1। क्या ये ट्रिक हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? बोलो भाई, क्या ये ट्रिक हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है? अब दुनियादारी में इस ट्रिक से ऊपर कुछ नहीं है, आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। कैसे? किसी ने पूछा N3- में सभी एलिमेंट्स के, जितने भी एलिमेंट्स है सभी का फॉर्मल चार्ज बता दीजिए। देखिए बेटा, टोटल जो चार्ज है ना, टोटल चार्ज नो डाउट यहाँ पर कितना नजर आ रहा है आप लोगों को, यहाँ पर टोटल चार्ज नजर आ रहा है -1। जरा मैं इस कंपाउंड की फोटो बना लूं तो Q वाला फॉर्मूला आप लगाना, हमें ये बातें पता है पहले से तो डायरेक्ट लिख रहे हैं। ऐसा करने से इसकी फोटो कुछ ऐसी बनती है प्यारे बच्चों, है ना। मैं आपसे खुद पूछ रहा हूं, मुझे बताइए इस नाइट्रोजन पर कितना चार्ज होना चाहिए? सर 2 बॉन्ड बना रहा है, 3 बनाता तब 0 होता, 2 बनाना है तो कितना मानना पड़ेगा, -1। ये 4 बना रहा है तो कितना होगा, प्लस। और ये बताओ जरा कितना होगा, -1। क्या समझ में आ गया कि टोटल -1 कैसे हुआ? भाई ऐड कर लो। टोटल चार्ज का मतलब क्या है, फॉर्मल चार्ज का एडिशन। टोटल चार्ज का मतलब क्या है, फॉर्मल चार्ज का एडिशन। अब एक बात सिखाऊं, इसमें सीख पाओगे? चलो सीखो। देखिए भाई, ये बात जो मैं बता रहा हूं खुद खतरा मोल ले रहा हूं भाई। उसका रीजन क्या है? तरीके से ये बात यहाँ नहीं पढ़ानी चाहिए, बॉन्ड ऑर्डर में पढ़ानी चाहिए, ठीक है, उसमें MOT में पढ़ानी चाहिए, लेकिन खतरा ले लेते हैं मोल, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो सब अपने ही बच्चे हो। देखो जरा ध्यान से, इधर आओ, सीखो ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ प्यारे बच्चों। इस वाले सवाल में लेते हैं, ये सवाल दिखाई दे रहा है? आप मुझे बताइए, आपको बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड। मुझे बताइए कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना। इस कार्बन और ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 1। इसमें कितना नजर आ रहा है? 1। अकॉर्डिंग टू योर कैलकुलेशन द बॉन्ड बिटवीन सेकंड कार्बन नंबर मतलब सेकंड एटम एंड थर्ड एटम दैट इज 2 and second to the fourth is 1 only, right? According to your calculation, but रियलिस्टिक डेटा क्या था? बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। हमें ऐसा लग रहा है कि भाई डबल और भाई सिंगल है। हमने क्या काम करा, इस कंपाउंड को घोला और NMR मशीन के अंदर डाल दिया। अब NMR मशीन ने इसकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी यानी कि वेवलेंथ बताई और देखा गया इसमें कार्बन और ऑक्सीजन के सभी बॉन्ड बराबर निकले। जब बॉन्ड बराबर निकले तो दिमाग खराब हो गया। बॉन्ड बराबर का मतलब है बॉन्ड लेंथ क्या निकली, बराबर निकली। बॉन्ड एनर्जी क्या निकली, बराबर निकली। भाई मुझे तो ये नजर आ रहा है डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड है तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, शॉर्टर होनी चाहिए। लेकिन पता लगा इसकी उसकी किसकी, सबकी बराबर निकली। अब रीजन कहां से आया, फिर पैदा हुए रज्जो। रज्जो बोले तो रेजोनेंस। रेजोनेंस ने क्या बोला, रेजोनेंस ने बोला कि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता रहता है, जिसकी वजह से ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, इसका एक और हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम रियल स्ट्रक्चर होगा। वो रेजोनेंस थ्योरी में हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखो मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा रहा हूं, सुन लो। मतलब मेरा मन नहीं था, लेकिन तुम लोग बच्चे इतने अच्छे से बैठ जाते हो तो मुझे लगता है पढ़ा देना चाहिए। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली या बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? चलो चेक करके बताओ मुझे, इसमें तुम्हें कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? तो आप कहोगे सर कार्बन के अराउंड मुझे बॉन्ड नजर आ रहे हैं सर 4। आपको कार्बन के अराउंड कितने एटम नजर आ रहे हैं? आप कहोगे सर 3। ऐसा करने से क्या आंसर 1.33 आ रहा है? हमें क्या लग रहा था, भाई डबल भाई सिंगल, लेकिन रियलिस्टिक डेटा क्या है सर, ये तो 1.3 है। नहीं फील हुआ? फील हुआ? अब ये बात जाके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मौत में। मौत बोले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, जो मैंने यहां पढ़ा दिया। अब जितने भी कंपाउंड्स आएंगे ना, एक बार थोड़ा सा समय लेकर उसका बॉन्ड ऑर्डर जरूर निकाला करो। चलो इसका निकाल के दिखाओ हमें बॉन्ड ऑर्डर। चलो बताओ भाई का बॉन्ड ऑर्डर बताना। सर नंबर ऑफ बॉन्ड 1 2 3 4, तो 4 हाँ है ना, डिवाइडेड बाय बेटा सराउंडिंग एटम 2, तो टेक्निकली डेटा 2, मतलब 2 बॉन्ड होंगे सर एन के बीच में हैं, एन और एन के बीच में 2 बॉन्ड ही तो हैं ना, यही बात समझ में।
अरे क्लियर है। चलो आगे देखेंगे, एक सवाल और करते हैं प्यारे बच्चों। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल है। अब कहने को दुनिया इसमें पढ़ा सकते हैं लेकिन उसका यूज नहीं। जैसे ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डेटिव बॉन्ड ऑक्सीजन, है ना, ये एक पिक्चर होती है भाई, ये एक पिक्चर होती है। और आपसे कोई पूछे कि इसका फॉर्मल चार्ज बता दीजिए, तो है बच्चागिरी। सर ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे, खुश है। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना रखे, बहुत ज़्यादा खुश है। तो मतलब कितने, 1+ आएगा। और 1 बॉन्ड ही बना रखा है तो -4 आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो मैं कुछ बताने जा रहा था, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी। इधर देखेंगे सभी प्यारे बच्चों। अपने पास एक कंपाउंड है, नाम है इसका SO3। इसका फोटो बनाते हैं, बहुत ध्यान से सुनना सभी। सर सबसे पहले निकाल दो Q या डेल जो भी है, इसको निकालो। तो सर यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, ऑक्सीजन वाले ग्रुप से बिलोंग करता है यानी कि 16th ग्रुप एलिमेंट है, तो सर 6 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे। और ऑक्सीजन तो अपने हैं ही 6 × 3, तो 18 और 6 24 होने चाहिए, हाँ या ना? सही बात। अब इसका अगर मैं फोटो बनाने लगूं तो सर ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, बोलो हाँ या ना? भाई पहला काम तो यही होता है ना, जो सराउंडेड एटम है उसके सेंटर एटम से कम एक बॉन्ड बना लीजिए। चलो सर मान लेते हैं जो आप कह रहे हैं सही होगा। अब इसके बाद देखिए जरा, इसके बाद देखिए जरा, अब सबसे पहला काम क्या, भाई 6 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए भाई, ये 2, ये 2 और ये 2, बात समझ में आ रही है? तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व हैं तो 18 इलेक्ट्रॉन भरने। अब तो इतने समझदार हो ही गए होंगे आप लोग, अभी तक के यहीं पर 6 इलेक्ट्रॉन हर सराउंडेड एटम के ऊपर आपको लगाने पड़ेंगे ताकि उसका ऑक्टेट क्या हो जाए बेटा जी, पूरा हो जाए। ऐसा करने से क्या इसका स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा? आप कहेंगे ऐसे ही बनेगा, लेकिन प्यारे बच्चों ये तो गलत है। तो आप क्या कहेंगे? सर देखो सल्फर बॉन्ड बनाए बैठा है 3, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो सल्फर से ने ऑक्सीजन से बोला भाई अपने इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। इसने बोला चलो कोई बात नहीं है, एक काम कर लो बॉन्ड बना लो। बॉन्ड बना दिया, क्या अभी स्टेबल है? क्या अब स्टेबल है? तो आप कहोगे सर 8 इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, लेकिन आप सर की एक बात भूले, थर्ड पीरियड के एलिमेंट अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहते हैं। सल्फर 2 बॉन्ड भी बना लेता है, सल्फर 4 बॉन्ड भी बना लेता है, सल्फर 6 बॉन्ड भी बना लेता है। तो आप बताइए इसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी कब होगी? जब भाई इधर आ जाएगा, भाई इधर आ जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ जो फोटो बनना चाहिए वो कुछ ऐसा बनना चाहिए, बोलो हाँ या ना? एक बार जेई ने सवाल पूछ लिया इसमें कितने सिग्मा कितने पाई है, ये कोई सवाल है? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? बताओ जरा। ये बातें हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर है, कितने सिग्मा कितने पाई है? क्योंकि डबल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा और 1 पाई। अब जो बच्चा एलडीएस में डूब चुका है वो यहां पहुंचेगा और यहां पहुंचने से उसको 1 2 3 सिग्मा और 1 पाई नजर आएगा और पहले ही ऑप्शन मिलेगा, गलत करोगे उसको। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं इसका नाम कौन है, सल्फर है। ये क्या काम करता है? सर ये अपनी कोवेलेंसी को मैक्सिमम स्टेट पर ले जाने की कोशिश करेगा। बोलो हो जाएगा? क्या हमारी क्लास के सभी बच्चा लोगों को ये डेटा क्लियर है? यहाँ तक कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए। चलिए जी, होप ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद देखिए भाई सभी, अगला देखिए भाई, इधर आ जाइए बच्चे, बात नहीं प्लीज। चलो एक आध सवाल और करा देते हैं, आप कहते हो तो। सर वैसे तो कॉन्फिडेंस लगभग आ ही गया हमें, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी आपकी इच्छा है तो करा दो। कौन सा सवाल करा दें बताओ? HNO3 अभी पढ़ाएंगे और इसके अलावा O3 कर लेते हैं। O3 भी सिंपल सा सवाल है, बताइए जरा O3 करें क्या? चलो O3 कर लेते हैं। O3 के अंदर अगर मैं Q निकालूंगा तो मैं क्या मानकर चलूंगा? इसको मैं ऐसा मानकर चलूंगा, बोलो हाँ या ना? अब इस केस के अंदर प्यारे बच्चों यहाँ पर Q कैसे निकलेगा? 6, तो सराउंडिंग एटम मतलब ये वाला एटम के लिए प्लस 6 × 2, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, बोलो हाँ या ना? अब काम क्या करना है सर? ऑक्सीजन लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है, ऑक्सीजन लिखना है। सर आपने ऐसे नहीं बनाया, ये तो वेंट होता है। ये बात किसने बताई? वेस्पर ने बताई। ये बात वीबीटी ने बताई। हम क्या पढ़ रहे हैं? एलडीएस। हमें पता नहीं तो हम कैसे भी बनाएंगे। क्या फोटो समझ में आ गया भाई? तो इसमें जरूरी नहीं है कि आप शेप और साइज का ध्यान रखेंगे, आप सीधा सीधा जो टर्मिनोलॉजी है उसको फॉलो करेंगे, इसके रूल को फॉलो करेंगे। चलो सर, अब आपने सर 4 इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लिया है 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन में से, तो ये बच जाता है बेटा कितना? 14 इलेक्ट्रॉन। चलो बढ़ते हैं, आओ बताओ जरा। 2 4 6, 2 4 और 6, 12 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम।
और एक इलेक्ट्रॉन, एक पेयर कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन के पास, सेंटर वाले ऑक्सीजन के पास, क्या ये लास्ट वाला स्टेबल है? आप कहोगे स्टेबल है, ऑक्टेट पूरा, ऑक्टेट पूरा, ये स्टेबल है नहीं, तो ये क्या काम करेगा भाई, बॉन्ड बना लो कोई, हाँ या ना। अब जब बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 लॉन पेयर यहाँ, 1 लॉन पेयर पहले से है, और ये जो है वो है। बोलो हाँ या ना। अब सर फॉर्मल चार्ज बता दो सर, तो फॉर्मल चार्ज या तो वो वाला यूज करो, या फिर सर की बातें याद करके रखनी चाहिए। ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रहा है तो औकात से ज़्यादा बना रहा है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रहा है तो औकात में है, ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रहा है तो औकात से कम बना रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या? भाई फॉर्मल चार्ज ऐसे निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये सीधा सीधा वैलिड होगा। क्या ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को? बताओ। तो ये बेसिक डेटा है, समझ में आ जाना चाहिए। चलो लेट्स मूव टू द एक्सेप्शंस। ठीक है, अब थोड़ा सा गेम पलटने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। इसका नाम है ClO2। पहले ही देख लेते हैं। चलो सर देख लो सर, ClO2 में अगर मैं Q निकालूंगा तो कैसे निकलेगा बेटा बताओ? 7 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ऑफ 17 ग्रुप इज 7, राइट, R7 7 + 6 × 2, बता जरा 12 17 कितने होते हैं? 19 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाँ या ना। अगर मैं देखूँ ये Cl है और भाई एक लिख दो O और एक लिख दो O, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब मुझे बताओ 4 इलेक्ट्रॉन तुमने कंज्यूम कर लिए भाई के, तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 15। बोल रहे नहीं हो यार तुम लोग, 15 बचे ना। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास 15 इलेक्ट्रॉन को टॉप मतलब करने के लिए कितने, 6 ये, और जो है यहाँ पर मैं भूल जाता हूँ कि ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूँ, है ना, क्लासरूम वाले जो है वो दिमाग में आ जाता है। कितने हो गए जरा देख के बताओ मुझे? 6 और 6 12, 12 हो गए, 15 हैं भाई। इसका मतलब भाई 3 किसके पास होने चाहिए? सेंट्रल, और कोई भाई चॉइस ही नहीं है ना। चलो देख के बताओ मुझे बताओ कि ये स्टेबल है, ऑक्टेट पूरा, भाई का ऑक्टेट पूरा। क्लोरीन पे आ जाओ, 2 4 6 और 1 7, इसका मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है। अब ऑक्टेट पूरा नहीं है तो एक ही पॉसिबिलिटी है, वो डबल बॉन्ड बनाए। और डबल बॉन्ड किससे बोलेगा भाई? ऑक्सीजन से बोलेगा। भाई डबल बॉन्ड बना ले यार, डबल बॉन्ड बन गया। बोलो हाँ या ना। जब डबल बॉन्ड बना तो पिक्चर क्या हो गई? ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ लॉन पेयर हो गए 2, यहाँ लॉन पेयर पहले से ही कितने थे बेटा जी? 3 थे, और भाई के पास लॉन पेयर पहले से 1 है। और ये अब देख जरा, चेक कर जरा कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? सर 3 तो बॉन्ड बनने हैं, 3 दूनी 6, हाँ या ना। कितने हो रहे हैं? 6। और यहाँ अगर मैं देखूँ 7 8 और 1 9 हो रहा है। कितना हो रहा है? 9। सुनो ध्यान से सुनो, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि तुम भूल चुके हो बात पुरानी। 3rd पीरियड ऑनवर्ड मैक्सिमम कोवलेंसी में रहना चाहता है। कितनी कोवलेंसी नजर आ रही है? 3 नजर आ रही है भाई, 3 बॉन्ड बना रखे, 1 लॉन पेयर मान लो। तो अब क्या चाहता है? 7 तक अपनी वैलेंसी को फॉलो कर सकता है, तो बोलेगा भाई ऑक्सीजन तू भी दे दे यार एक और। तो ऐसा होने पर ये बन जाएगी पिक्चर, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड क्लोरीन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। प्यारे बच्चों, इस केस में जो रियल स्ट्रक्चर है ClO2 का वो आपके सामने है। और देखो सर क्या लिख रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बता क्लोरीन पे? अब 1 2 3 4, 4 बॉन्ड 8 इलेक्ट्रॉन, 9 10 और 1 11। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? भाई ये जो पिक्चर है ना, ये जो अकेला है, इसका नाम है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यही रीजन है कि भाई बन जाता है पैरामैग्नेटिक। नहीं आई बात समझ में? क्या बन जाता है? पैरामैग्नेटिक। नहीं आई बात समझ में? अरे आई क्या? तो मतलब 11 इलेक्ट्रॉन है, और 11 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं सेंट्रल एटम पे अगर वो 3rd पीरियड ऑनवर्ड कोई एलिमेंट है तो। बात समझ में आई भाई? क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए LDS का, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को पढ़ो। सर बात समझ में आ गई? इसका रियल स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या मिलेगा? ये ना यहाँ पे रुकना ना यहाँ पे रुकना भाई, सीधा लास्ट पे रुकना। यहाँ आ जाओ, NO2 अल्टीमेट। ये तो इंपॉर्टेंट लिख देना चाहिए मुझे, इसमें बहुत ज़्यादा बैठते हैं लोग, तो सीधी सीधी सी बात पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसमें ज़्यादा मतलब उल्टा कान पकड़ने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ा देते हैं। 2 बातें बताते हैं, क्लियर खत्म। देखो जरा, Q अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 5 + 6 × 2 हो जाना चाहिए। 12 और 5 कितने होते हैं बेटा? 17। एक नाइट्रोजन यहाँ लिख दे, एक नाइट्रोजन यहाँ लिख दे, ऑक्सीजन यहाँ लिख दे, एक ऑक्सीजन यहाँ लिख दे। क्लियर? तो बेटा जी 4 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर ले। इधर देख ले,
4 इलेक्ट्रॉन अगर मैंने कंज्यूम कर दिए हैं तो यहाँ पर डेटा कितना बना मेरे पास डेटा बना कितना 13 इलेक्ट्रॉन। चलो भाई, ना तेरा ना मेरा, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं बेटा, ऑक्सीजन के। 1 2 3 4 5 6, मतलब समझ रहे हो ना, ये 12 मैंने लगा दिए। 12 के बाद 13वां कहाँ जाएगा, बात समझ में आ गई। नाइट्रोजन की क्या वैलेंसी पूरी है, चेक करके बताओ, पूरी बता रहा है नालायक। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 4 और 1 5, कितने 5। तो 5 को वो बढ़ाना चाहेगा, वो कहेगा भाई यार अपने इलेक्ट्रॉन हमसे शेयर करा लो यार। बोला चल ठीक है करा लेते हैं। तो देख जरा ध्यान से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और यहाँ डबल बॉन्ड O और एक लॉन, हाँ या ना। जरा चेक करके बता सेंट्रल नाइट्रोजन पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी। तो आप कहोगे सर 2 4 6 और 1 7। बोलो हाँ या ना, स्टेबल है या नहीं। अब कुछ बच्चे क्या काम करेंगे, कुछ बच्चे ये काम करेंगे, यहां से एक लॉन पेयर को उठाएंगे और यहां डाल देंगे, वो महा मिस्टेक होगी। जैसा है ऐसे रखेंगे, बस फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। अब देखो यहां पर जो रूल पड़ा है ना उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा, ध्यान से सुनो। मैं इसको एटम 1 दे रहा हूं, मैं इसको एटम 2 दे रहा हूं, इसको मैं एटम 3 दे रहा हूं। प्यारे बच्चों, अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालूं, क्या निकालूं, फॉर्मल चार्ज ऑफ फर्स्ट, बताओ सर कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन के, 6 माइनस लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन 6 माइनस हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर 1, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में होते हैं, तो ये पिक्चर आ गई सर -1। मतलब हे ऑक्सीजन तुम्हारे ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज होगा, -1। जरा आ जाते हैं बीच वाले ऑक्सीजन के ऊपर, देखना ध्यान से सुनना भाई, यही डेटा है जो बाकी बच्चों से आपको अलग करेगा, इसलिए ध्यान से सुनो। यहाँ देखें तो ये पिक्चर 5 क्योंकि नाइट्रोजन है, और लॉन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना लिखूं, 1 या 2, सर एक ऑड है तो 1 लिखना पड़ेगा, क्लियर। माइनस हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर 3 इंटू 2 यानी कि 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3, ये पिक्चर कितनी आ गई बेटा +1। जो तुमने नहीं था सोचा वही निकला। आपको क्या पढ़ाया गया है, जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाए तो फॉर्मल चार्ज 0, क्या मैंने ऐसे पढ़ा दिया कि फ्री रेडिकल को मत देखना, नहीं, फ्री रेडिकल है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो इसको देखना पड़ेगा। अगेन ये कैसा नेचर शो करेगा बेटा जी, बताओ जरा। सर ये पैरामैग्नेटिक शो करेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, भाई के पास भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना लेता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है मेरे भाई, और यहाँ एक क्या मिलेगा आप लोगों को, लॉन पेयर। चेक करना जरा, 4 5 6 7 और 1 8 और 1 9, चेक बना लोगे ना यार इसको, है ना। देख लेना एक लॉन पेयर और होना चाहिए, हो जाएगा। बोलो भाई बात समझ में आई। तो यहाँ पर NO का भी होगा, याद रहे इसके पास भी क्या है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जीवन में जब जब ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं तब तक क्या मिलेगा, पैरामैग्नेटिक। मतलब ये है प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को 3 कंपोजिशन एक साथ पढ़ाई, ClO2 NO2 और NO। NO2 NO और ClO2 के अंदर, तीनों के अंदर ही यहाँ पर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, पैरामैग्नेटिज्म पाया जाता है। इस प्रकार से इस टाइप के बेसिक जो कंटेंट है वो खत्म हो गया। लेट्स मूव टू द एडवांस कंटेंट, ठीक है। इसलिए अब हम लोग मूव करते हैं एडवांस, या मैं बोलूँ कोर जो मेडिकल का कंटेंट है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। बहुत ध्यान से बोर्ड की तरफ देखते चलो, एक बार नोट करना हो तो नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। चलिए भाई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स एक बार बता दो मुझे, मैसेज लिख दो जल्दी से, कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखो, समझ में आ रहा है आप लोगों को या फिर फ्लो के साथ चल रहे हो। हाँ जी सर, बढ़िया सर, चलो बहुत बढ़िया, मूव कर दें आगे। चलो आ जाओ भाई, इसको समझना जरा, आराम से संभालना इसको, ये वही है जो आपकी हर पीड़ा को दूर कर देगा, इसलिए ध्यान से देखो भाई। सवाल कहता है LDS ऑफ ऑक्सो एसिड। सर ऑक्सो एसिड का मतलब ही समझ में नहीं आता। ऑक्सो एसिड का मतलब होता है ऐसे ऑक्सीजन, ऐसे एसिड जिनमें ऑक्साइड क्या हो, ज़्यादा हो। जैसे मैंने बोला H2SO4, हाइड्रोजनों को हटा दो तो SO4 2- हो गया, तो सल्फर का ऑक्सो एसिड हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई। तो ये सल्फर का क्या हो गया अनन्या, ऑक्सो एसिड हो गया। क्या हो गया, ऑक्सो एसिड। बहुत ध्यान से देखो, घबराइए मत, बस बहुत ध्यान से स्क्रीन की तरफ देखते रहे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ऑक्सो एसिड विद 2 और मोर सेंट्रल एटम, ऑक्सो एसिड विद 2 और मोर सेंट्रल एटम। बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। इफ
इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर, इफ कैलकुलेटेड, इसका मतलब भाई मैं लिख देता हूं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर तो आप लोगों ने निकाला ही है जीवन में। इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम इज लेसर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। थोड़ा फील कर लो प्यारे बच्चों, सल्फर क्योंकि 16th ग्रुप से बिलोंग करता है इसलिए उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 6। लेकिन अगर किसी कंपाउंड में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल मेथड से 4 निकल रही है तो आप उस केस में पहली वाली बात को अप्लाई कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हेयर एक्स बॉन्ड एक्स, एक्स बॉन्ड एक्स का मतलब है यहां एक्स एक्स क्या है बेटा जी, सेंट्रल एटम है। भाई मैंने बोला है ना, दो सेंट्रल एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा अगर फॉर्मेशन ऐसी होगी तो। जबकि ये फॉस्फेट के केस में जाके एक दो एक्सेप्शंस हैं, हम लोग डिस्कस कर लेंगे, वहां जाकर ये बातें बदल जाती हैं, पहले वाले केस की ओनली। चलिए फिर कह रहे हैं इफ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इज इक्वल टू द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इसका मतलब है अगर सल्फर की वैलेंसी के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट 6 होनी चाहिए और तुम्हारे भी कंपाउंड में लाइक H2SO4 में क्या आ गई 6 आ गई, तो उस केस में अच्छा H2SO4 का एग्जांपल क्यों दे रहा हूं, ये तो तब वैलिड है जब दो सेंट्रल एटम हो, राइट। तो उस केस के अंदर आपको लगाना है X यानी कि सेंट्रल एटम, फिर ऑक्सीजन, फिर दोबारा से S। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो तीसरी बात, इफ कैलकुलेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, तो उस केस में आपको परऑक्सी लिंकेज निकालनी है। एक बार दोबारा सुन लो, अगर आपकी जो कैलकुलेशन है उससे आई हुई ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मल से ज़्यादा है, मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो उस केस में सेंट्रल एटम यानी कि S, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड सल्फर। अगर एक ही सल्फर है तो उस केस में SOO माइनस लग जाता है, ठीक है ना। क्या लग जाता है? SOO माइनस। जहाँ माइनस लगता है ना वहाँ उसकी वैलेंसी को ऑक्यूपाई करता है हाइड्रोजन, क्योंकि माइनस को स्टेबल कौन करेगा? H+ करेगा। सर बात तो कुछ कुछ पल्ले पड़ी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती या कह सकता कि बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। जब तक सवाल नहीं करोगे कैसा आ जाएगा? जीवन में अगर कुछ करना है तो उसका नाम सवाल है, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। आप लोगों को 11th-12th के बच्चों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता, ठीक है। हम अपने लेवल पर कुछ भी कर सकते हैं, आपको इससे कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो भाई पहले मैं अच्छा पहले इनके बारे में बता देता हूँ। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं सल्फर का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी 6। अगर 6 से कम है तो सल्फर सिंगल बॉन्ड सल्फर, 6 के बराबर है तो सल्फर बीच में ऑक्सीजन फिर सल्फर। अगर 6 से भी ज्यादा आ रही है नॉर्मल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग तो सल्फर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन देन सल्फर। और अगर एक ही सल्फर है तो वो ऑक्साइड O- के फॉर्म में आ जाएगा। चलो भाई फोटो देखें, अपना एक कंपाउंड नाम है इसका पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। सर सच्ची बात बता दें, देखो आप तो 11th क्लास के बच्चे हो, जो 12th क्लास के बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे उनको ये बात हमारी फील होगी क्या कि सर जीवन में ना यही समझ में नहीं आया बस केमिस्ट्री में, ये क्या बवाल है। कभी पायरो सल्फ्यूरस हो जाता है, कभी सल्फ्यूरिक हो जाता है। मैं लोग एक पूरी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा जिसके ऊपर आपको IUPAC को ठीक से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैसे IUPAC को पढ़ते हैं वो सारा डिस्कशन हम लोग करेंगे। कहने को तो दुनिया भर की ट्रिक है, लेकिन ट्रिक ना एडवांस में जाके फेल हो जाती हैं, वहाँ कॉन्सेप्ट चाहिए भैया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट की तरफ फोकस करते हैं। मैंने बोला H2SO7 है, इस फोटो को मैं यहाँ बना रहा हूँ H2SO7। प्यारे बच्चों आपकी नज़र ना बोर्ड से हिलनी नहीं चाहिए, इसका नाम ओलियम है। सल्फ्यूरिक एसिड भी ओलियम से ही बनाया जाता है। इसका दूसरा नाम फ्यूमिंग H2SO4 है। क्या है? फ्यूमिंग H2SO4। चलिए इधर आइए प्यारे बच्चों, अगर मैं सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा, भाई हाइड्रोजन की कितनी मानकर चलनी होती है? +1, तो 2 हैं तो कितना हो जाएगा? +2। प्यारे बच्चों 2 सल्फर है तो 2x माइनस 7 दूनी 14, तो यानी कि ये बराबर 0, तो x यानी कि 2x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 12। x बराबर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई? मुझे आप बस इतना बताइए कि क्या सल्फर 16th ग्रुप से बिलोंग करता है? आपके बराबर में पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, देखो आप हमें बताओ
कि क्या यहाँ पर ये 16th ग्रुप के ऑर्डर में बिलोंग करता है? आप कहोगे हाँ जी सर, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, इसका मतलब 6 ही होनी चाहिए और 6 ही आ रही है, तो मतलब हमारा बी पार्ट पर हम लोग पहुंच चुके हैं। यहाँ ऑक्सीजन बीच में आ जाएगा और दोनों तरफ क्या आ जाएंगे? सल्फर सल्फर आ जाएंगे। चलो जी, तो समझदार बच्चे के लिए फोटो कैसे बनेगा? सर देखो, ये हो गया सल्फर, ये हो गया सल्फर, बीच में आ गया ऑक्सीजन, हाँ या ना। अब आपको बनाना है क्या? ऑक्सीजन और लगाने होंगे। सर सल्फर डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो, हाँ या ना। फिर एक और ऑक्सीजन, एक और ऑक्सीजन। अब अगर यहाँ हाइड्रोजन ना होते तो केवल नेगेटिव लिख देता, अगर हाइड्रोजन है तो यहाँ क्या लिख दोगे? H लिख दोगे। बोलो बात समझ में आई क्या? आर यू एबल टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर? क्या आप लोग स्ट्रक्चर बनाना सीख गए? रटना तो नहीं है भाई, इसमें सीधी सीधी सी बात सीखनी है। चलो बताओ, H2SO5 ये हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा आप मानकर चलो, अंदर आत्मा कहती है कि मतलब इसी साल या अगले साल किसी बड़े एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाने वाला है, ठीक है ना। बहुत साल हो गए इस सवाल को आए हुए, तो अब बहुत जल्दी वो मौका लगने वाला है जब ये सवाल आएगा। H2H2O5, देख बेटा मैं पहले यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, ये H2, ये है H2, ये है O5। प्यारे बच्चों, क्या ये पिक्चर 2, क्या ये पिक्चर 2x, क्या ये पिक्चर -10 बराबर 0 नजर आ रही है? अब यहाँ से देखूँ तो 2x की वैल्यू मुझे कितनी नजर आएगी सर? इसको कर लो सर 8, x बराबर कितना नजर आएगा? 4। क्या ये वैल्यू 6 से कम है? आप कहोगे कम है, और अगर ये वैल्यू 6 से कम है प्यारे बच्चों, तो सल्फर और सल्फर में केवल एक सिंगल बॉन्ड होगा, ना ही कोई ऑक्सीजन होगा। इसका मतलब ये हो गया अनन्या कि इस केस के अंदर यहाँ सल्फर और यहाँ भी सल्फर होगी। बोलो हाँ या ना। और अगर बनाने बैठेंगे बॉन्ड तो यहाँ ये ऐसे बनेगा, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, और यहाँ आ जाएगा कौन? OH। यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड O और यहाँ कौन आ जाएगा? OH। बहुत चमत्कारी टाइप के बच्चे क्या काम करेंगे? यहाँ भी डबल बॉन्ड O लगाने की कोशिश करेंगे, जो कि महामूर्खता होगी। आगे बात समझ में भाई? आप लोगों को इसका फोटो ऐसे ही बनाना है जैसा सर ने लिखा है, H2S2O5। O6 नहीं है, ये O5 है, इसलिए यहां सिमेट्रिकल सल्फर बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है भाई? पता लग गया क्यों ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स बताएं भाई सभी, मिशिका, आदित्य, क्षितिज, आबिक, जितने भी है भाई जल्दी बताइए, समझ में आ रहा है डेटा? चलिए बहुत बढ़िया। तो ऐसा मानकर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कवर कर लिया। कुछ क्वेश्चंस और देते हैं इसके। चलिए जी, मानकर चल रहे हैं कि बातें भी समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। आगे मूव करें भाई, समझ में आ रहा है? चलो ठीक है आबिक, अगला सवाल देख आबिक, अगला सवाल देख। चलो भाई आप लोग ट्राई करोगे? चलो मत ट्राई करो, हम ही ट्राई कर लेते हैं। अब इस केस में अगर मैं देखूं, इसका फोटो यहाँ बना लें सर, इसका नाम है H2H2O8, ठीक है ना। आपको पता मार्शल एसिड के नाम से इसको जाना जाता है, ये पढ़ा हुआ है मैंने, है ना। तो ये आ जाएगा बेटा 2, ये आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा 16 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा? 14। सही लिखा है मैंने? सही लिख रहे हैं? तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7। इसका मतलब ये तो 6 से ज्यादा है, और अगर ये 6 से ज्यादा है तो इसका मतलब कैटेगरी कौन सी पहुंच गई? थर्ड बोले तो परऑक्सी लिंकेज। क्या हमारी क्लास के बच्चों को ये गेम समझ में आ रहा है कि परऑक्सी कब लगता है कब नहीं लगता? तो अगर ये बात समझ में आ जाती है तो सीखो जरा ध्यान से। इसका मतलब ये हो गया सर, फोटो बनाना शुरू कर दो। क्या? S ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, सबसे पहला काम। और सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ क्या लगा बेटा? 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो सर OH तो आएगा। सर अब एक बात बता दो सर, इसका बताना जरा सर, लॉन पेयर होगा कि नहीं होगा? होगा, ऑक्टेट पूरी होनी जरूरी है। इसके ऊपर क्या होगा? ऑक्टेट पूरी होनी जरूरी है बेटा। नहीं, लेकिन स्ट्रक्चर सीख गए। सर एक बात बताओ, इस सल्फर पर टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? बड़ी सिंपल, कैसे निकालोगे सर? यहाँ से निकाल लेंगे, वहां से निकाल लेंगे, हाँ या ना? निकल जाएगा। कितनी वैल्यू हो जाएगी सर? ये ऊपर -2 तो ये +2, ये -2 तो ये +2, ये -1, ये मतलब ये वाली डेटा कितना आ जाएगा? ये वाला इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर से खींचेगा, तो आई थिंक +6 आनी होगी वैल्यू, +6, और ये भी क्या हो जाएगा? +6। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये डेटा हमारी क्लास के बच्चों को समझ में आना चाहिए। चलो सर, कैरोज एसिड भी देख लो, इनके नाम भी थोड़ा याद कर लेना भाई, है ना। थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइप के एसिड्स हैं, इनको याद कर लो तो कोई गुनाह नहीं है। चलो इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट में देखूंगा, तो क्या इस कंपाउंड के अंदर मैं ये कह दूं कि भाई ये तो +2 है,
ये x है, ये -10 है जो कि बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ रहा है? क्या बात कर रहे हो, कुछ गलती करी है मैंने? 8। हाँ, x बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अब यार ये तो 6 से ऑब्वियसली ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा है तो तरीका क्या था याद करो सर, यहाँ सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन फिर सल्फर होता था, सल्फर नहीं है तो क्या हो गया? माइनस होगा, और माइनस को बैलेंस करने के लिए कौन होता है? हाइड्रोजन। बस यही गेम सीखना है और तो जीवन में सब सफल हो जाओगे। लेकिन अगर ये गेम सीख जाओगे तो सफलता के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आएगा। बोलो बात समझ में आई क्या? पता लग गया स्ट्रक्चर की कैसी फॉर्मेशन होती है। ये डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए भाई। चलो अगला कुछ है? अच्छा, एक और सवाल दे रखा है, देखते हैं इस सवाल को कितने बच्चे ट्राई करते हैं। ट्राई मत ही करो, है ना। इधर आ जाओ, देखो जरा ध्यान से। देखेंगे तो इसको जरा ऐसे देखना भाई, ये H2, ये है S4 और ये है O6। बताओ जरा, क्या ये +2, क्या ये 4x और क्या ये वैल्यू 12 बराबर 0? 4x बराबर 10, x बराबर 2.5। सही लिखा है मैंने? 2.5 का मतलब क्या हो गया? 2.5। मतलब ये वैल्यू तो 6 से बहुत बहुत कम है, और जब वैल्यू कम होती है तो क्या बॉन्ड आता है? S, सिंगल बॉन्ड S। इसका मतलब सर ये तो 4 S हैं। हाँ जी, यही तो गेम सीखने सिखाने का है। S S S S S है ये, ठीक है ना। इट इज S। बाद में समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। इट इज S, है ना। इसको कटवा देंगे लाइन को, ठीक है। S S S S। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? याद दिला देना, वो काटना 1-2 क्लासेस में हो जाता है, भूल जाते हैं, अभी भी बोल रहे हैं। चलो S S S S क्लियर है। तो ये 4 S के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसके बाद देखिए भाई ऑक्सीजन, इधर आइए, इधर आइए, बहुत ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन देखना है हम लोगों को। चलो बताओ, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड हो, यहाँ डबल बॉन्ड। देखो सल्फर 6 बॉन्ड बहुत प्यार से बना लेता है, और यहाँ पर क्योंकि हाइड्रोजन भी गिवन है तो ये कंपाउंड ऐसा बन जाएगा। बीच में होंगे सर लॉन पेयर, 1 पेयर जो भी होते हैं, क्योंकि सर ऑक्टेट को पूरा तो देखो करना पड़ेगा, ऑक्टेट को पूरा तो करना पड़ेगा। बोलो हमारी क्लास के सभी बच्चों को डेटा क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये बेसिक डेटा हमारी क्लास के सभी बच्चों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। बहुत जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए भाई, ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगला देखिए भाई, अब सबसे इंपॉर्टेंट आ गया भाई टास्क। सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आज की क्लास का तुम्हारी आंखों के सामने। अब बस ठीक से इस बात को जो है हजम कर लो, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, सवाल आता है भाई। सबसे पहली बात, सम इंपॉर्टेंट की ऑफ एलडीएस। वो क्या है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट जो हैं उनको हम लोग बोलते हैं हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। हाइपो का मतलब है हाइपर, हाइपर का मतलब बहुत हाइपर मत हो। इसका मतलब क्या है? गुस्सा मत कर, मतलब ज्यादा को रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपर, और हाइपो करता है किसको? कम को। तो हाइपोवैलेंट का मतलब है जिनका ऑक्टेट पूरा ना हो, जो इनकम्प्लीटली ऑक्टेट हो। वो है BF3, वो है BCl3, वो है अपने कौन, समझ रहे हो आप लोग? बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? इनका किसी का भी ऑक्टेट पूरा नहीं है। सर आप कैसे पता लग जाता है? फोटो बना लो, BF 6 ही इलेक्ट्रॉन है सेंटर एटम के पास, लेकिन उसके बावजूद भी स्टेबल है। तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ कौन सी थ्योरी? एलडीएस। कौन सी है? एलडीएस। उसने बोला था एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन ऑक्टेट। ले भाई, ऑक्टेट तो पूरा ही नहीं है, फिर कैसे स्टेबल है? क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए आगे देखिए। एक्सपेंडेड ऑक्टेट विच इज नोन एज हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल, और ऐसे जैसे SF6 बता दिया था मैंने कि टेक्निकली हमें लगता है कि 4 बॉन्ड बनाएगा, लेकिन बना कितने सकता है? 6 भी बना सकता है। SF4, PCl5। आप देखोगे हर केस के अंदर। अब किसी ने पूछा सर SF4 में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, सर 8 इलेक्ट्रॉन है तो सर फिर कैसे हो गया सर? अरे गधो, SF4 का मतलब है कि फ्लोरीन 4 हैं। अब इसके पास कौन है? लॉन पेयर भी तो है। जब निकालोगे तो समझ में आ जाएगा, जब क्यों निकालोगे तो ये डेटा समझ में आ जाएगा आप लोगों को। क्लियर हो गई बात? चलो अब इसके बाद देखिए, ये सारे क्या हैं बेटा? एक्सपेंडेड हैं। ओके, ये मैंने आपको बता दिया था 11 इलेक्ट्रॉन शो करता है, एक ऑड होता है इसके अंदर। फिर मैंने बोला ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के 3 केस पढ़ा दिए, तीनों का स्ट्रक्चर पढ़ा दिया, NO2 और NO और ClO2। ठीक है बेटा। अच्छा, NO और NO2 फॉर्म डाइमर व्हेन कूल्ड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों,
NO यानी कि नो के पास एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जब नो मिलते हैं तो क्या हो जाता है? यस। जब दो नो मिलती हैं तो क्या बन जाता है? यस नहीं। ये है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑड, ये भी पैरामैग्नेटिक, ये भी पैरामैग्नेटिक। लेकिन जब दो ऑड नंबर ऑफ कंपाउंड आपस में मिलते हैं तो ऑड बना लेते हैं अपने आप को क्या? डाइमर। और जैसे ही ये बनता है डाइमर, डाइमर का मतलब दो, मर का मतलब मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाना। तो अब ऑड कहाँ रहा? अब तो ये क्या बन गया बेटा जी? डायामैग्नेटिक। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? मान लो कल को मैं तुम्हें सवाल दे दूं, मैं पूछूं NO व्हेन कूल्ड। अब चारों में असर्शन रीजनिंग में से कोई एक सवाल आ जाए, बताइए जी ये डायामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, तो उस केस में क्या बोलोगे? NO इंडिविजुअली आता तो उस केस में मैं बोलता पैरा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन जब पूरे कंपाउंड की फॉर्मेशन आ रहा है, डाइमर बना रहा है, कूल्ड की फॉर्मेशन में आ रहा है, तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा? इसको डायामैग्नेटिक। फिर देखो काम सुनो भाई, ध्यान से सुनो। सर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो भाई के पास भी है, ClO2 के पास। तो देखो क्या लिखा हुआ है, देखिए कवि ने क्या लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ लिखा हुआ है ClO2 डज नॉट फॉर्म डाइमर प्रोबेबली, मतलब फिक्स नहीं है कि ये सही बात है, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन ऑफ Cl is delocalized in the d orbital of Cl atom. d orbital of the Cl atom. Are you getting my words or not? हमें ऐसा लग रहा है कि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा डाइमर ही बनाता है, अपने जैसे को खोजता है। लेकिन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अवेलेबल है तभी तो। अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने ही मॉलिक्यूल के ऊपर घूम रहा है, क्लोरीन के डी सबशेल के ऊपर घूम रहा है, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा कि वो डाइमर बनाए। सर एक बात बताओ, क्लोरीन में जो हुआ वो नाइट्रोजन में क्यों नहीं हुआ? भाई नाइट्रोजन के पास तो ऑर्बिटल ही 3 होते हैं, 4 होते हैं, एक एस के और 3 पी के। आप लोगों ने ये बात पढ़ी होगी, सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट है इनके पास वैकेंट डी, और या मैं बोलूं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल होती है। और थोड़ा शुद्ध भाषा में बोलूं तो एनर्जी गैप ऑफ S to the P वेरी हाई होता है। तो कहने में ऐसा आता है कि इनके पास डी सबशेल होती ही नहीं है सेकंड पीरियड के पास। ठीक है, 12th क्लास के अंदर P ब्लॉक के अंदर इस बात को हम लोग और थोड़ा इफेक्टिवली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्या ये डेटा समझ में आया भाई? बताइए जरा। आदेक, मिशिका, बताइए जरा, क्लियर हुआ भाई सभी बच्चों को? ऑनलाइन ऑफलाइन सभी स्टूडेंट से कह रहा हूँ, क्या क्लियर हुआ? अब जो हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, हमारे पास एक जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें जाइए और एक शीट आपको मिलेगी, वो शीट सॉल्व कीजिए। ठीक है ना, बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अगर क्लास ठीक से लगाई है तो वो प्रॉपर तरीके से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ, और मतलब कह क्या मतलब, मैं कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ, दिस इज़ द लेवल ऑफ नीट और जेईई। ठीक है ना, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन के नज़दीक आ जाओगे। चलिए, थैंक यू सो मच।